डियर स्टूडेंट्स, बियॉन्ड इरोडो प्रॉब्लम सीरीज में इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही अच्छा और एडवांस प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये काइनेमेटिक्स 2D के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 250 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड. इट passes exactly over a cannon which can fire a shell at any time in any direction with a speed of 100 meter per second. Find the duration of time for which the plane is in danger of being hit by a cannon shell. ये क्वेश्चन है। तो एक बार आप खुद से क्वेश्चन को समझिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने प्रॉब्लम को ट्राई कर लिया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को डीपली समझना होगा। मैंने देखा है कि बच्चों को ये क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन को पहले तो हम डीपली समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखिए, मैं इस पेज के अंदर जिस चीज को हाईलाइट करूँ आप उसी को देखना। अगर आप पूरे पेज को एक साथ देखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। ठीक है। तो मान लेते हैं कैनन जो है वो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखा हुआ है। ठीक है। ये जो कैनन है ये किसी भी डायरेक्शन में शेल को फायर कर सकता है। ठीक है, किसी भी एंगल पे किसी भी डायरेक्शन में ये शेल को फायर कर सकता है। तो मैंने कुछ ट्रेजेक्टरीज बना रखी हैं जहां पे ये फायर कर सकता है। ठीक है। अब देखो, एक फाइटर प्लेन है जो कि एच हाइट पर फ्रॉम द एक्स एक्सिस एच हाइट पर फ्लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से। ये फाइटर प्लेन है जिसकी वेलोसिटी हमको वी दी हुई है 500 मीटर पर सेकेंड। वो हॉरिजॉन्टल में फ्लाई कर रहा है। एच हाइट हमको दी हुई है 250 मीटर। तो ग्राउंड से 250 मीटर की हाइट पर ये जो फाइटर प्लेन है ये कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रहा है। अब अगर मान लीजिए कैनन के पास में आएगा तो कैनन कंटिन्यूअसली इधर उधर हर डायरेक्शन में गोलियां बरसा रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो गोली लगने की संभावना जितना ये जो फाइटर प्लेन है ये कैनन के पास में आएगा उतना गोली लगने की संभावना बढ़ जाएगी फाइटर प्लेन के ऊपर। तो हमको ये बताना है कि फाइटर प्लेन के ऊपर गोली लगने की संभावना जब स्टार्ट होगी और जब वो खत्म होगी तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द प्लेन इज इन डेंजर ऑफ बीइंग हिट बाय द कैनन शेल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये तो हमने क्वेश्चन को एक लिटरल मीनिंग समझा थोड़ा सा डायग्राम बना करके। अब इसका थोड़ा सा और डीप मीनिंग समझते हैं हम क्वेश्चन का, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और मदद मिल पाएगी। तो देखिए, जो कैनन है ये क्या कर सकता है कि हर जगह पे ये शेल फायर कर सकता है, हर जगह पे गोली बरसा सकता है। तो देखो, मान लेते हैं कि इसने एक एंगल पे इसने मान लीजिए शेल फायर की, ये है ट्रेजेक्ट्री वन जहां पे गोली जा सकती है ना। दूसरा है ये ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री टू जिस पर गोली जा सकती है। तीसरी है ये ट्रेजेक्ट्री थ्री जिस पर गोली जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी ट्रेजेक्टरीज पॉसिबल है। ठीक है। तो इसके अंदर जो ये जो ट्रेजेक्ट्री थ्री है ये 45 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग हमने ट्रेजेक्ट्री बनाई है। 45 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग हमको पता है रेंज मैक्सिमम आती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने ट्रेजेक्ट्री बना दी। तो इस तरीके की बहुत सारी ट्रेजेक्टरीज बन जाएंगी। इनफाइनाइट तरीके की ट्रेजेक्टरीज होंगी। मैंने तो यहाँ पे केवल तीन ही ट्रेजेक्टरीज कंसिडर की हैं। राइट में भी होंगी, लेफ्ट में भी होंगी, क्योंकि ये जो कैनन है तो हर डायरेक्शन में गोली को बरसा रहा है। तो पूरा एक 3 डायमेंशनल एक व्यू बनेगा। एक फव्वारे की तरह गोलियां बरस रही हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। एक फाउंटेन, जैसे वाटर वाटर फाउंटेन होता है ना, उस तरीके से गोलियां हर डायरेक्शन में वाटर फाउंटेन की तरफ बरस रही हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। तो अब हमको ये बताना है कि जो फाइटर प्लेन है वो कितने टाइम तक उसको गोली लगने की संभावना हो सकती है। तो उसके लिए हमको एक क्या निकालना पड़ेगा, फंडामेंटली हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये जो एच हाइट पर यानी कि 250 मीटर की हाइट पर ये जो हमने लाइन बनाई है फाइटर प्लेन की, वहां पर कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक गोली पहुंच सकती है। ठीक है। तो कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक गोली पहुंच सकती है इस 250 मीटर की हाइट पर जहां पे फाइटर प्लेन उड़ रहा है। यानी कि अफेक्टिवली हमको ये कैलकुलेट करना है इसके अंदर। तो देखो, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें, अगर हम मान लीजिए इस वाली दूरी को निकालें, ये जो दूरी है इसको हम बोले लेट्स से मैक्सिमम एक्स। तो हमको ये मैक्सिमम एक्स निकालना है ऑन वन साइड, उतना ही मैक्सिमम एक्स जो होगा वो दूसरी साइड होगा। जहां तक मैक्सिमम ये गोली जा सकती है कैनन से निकल करके, अगर हमको ये मैक्सिमम एक्स मिल जाए जहां तक वो एच हाइट पे गोली जा सकती है, तो जो टाइम जिसके लिए ये प्लेन जो होगा वो डेंजर जोन में होगा वो टाइम हम कैलकुलेट कर पाएंगे। टाइम विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स मैक्स डिवाइडेड बाय वी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसके अंदर अप्रोच रहेगी। यानी कि अब ये क्वेश्चन किस तरह से रिड्यूस हो गया कि हमको ये निकालना पड़ेगा कि 250 मीटर की हाइट पर जो एक स्ट्रेट लाइन हमने फाइटर प्लेन की बनाई है उसमें मैक्सिमम दूरी कितनी दूरी तक जा सकती है, मैक्सिमम जो है गोली वो कितनी दूरी तक जा सकती है। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना होगा। तो हमने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम प्रॉब्लम को एक सिंपल टर्म्स में हमने रिड्यूस कर दिया।
ठीक है स्टूडेंट, तो मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो अब आप चाहें तो एक बार वीडियो को दोबारा से पॉज करके एक बार और ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको आइडिया तो दे ही दिया है। इसके बाद में मैं इसका और फर्दर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो आप चाहें तो एक बार और ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अब आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो, तो हम इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इस सिंपल प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं कि हमारे पास में ये स्ट्रेट लाइन है जो कि एच हाइट ऊपर है, और यहाँ से हमने ओरिजिन से हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया है विद यू इनिशियल वेलोसिटी, और एंगल थीटा हमको पता नहीं है, एंगल थीटा वेरिएबल है क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में गोली को चलाया जा सकता है। तो हमको ये बताना है कि एच हाइट पर ये जो स्ट्रेट लाइन है उस पर मैक्सिमम कितनी दूरी तक ये गोली जाके हिट कर सकती है इस स्ट्रेट लाइन को। ये जो एक्स है इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर हमने ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि उसको हम यहाँ पे फिर यूज कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर जो कॉमन मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स को, वो मैं आपको बताता हूँ। कॉमन मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स को ये होता है कि क्योंकि रेंज 45 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम होती है, तो ये एच हाइट पर ये जो एक्स की वैल्यू होगी ये भी मैक्सिमम तब होगी जब थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी। ऐसा बच्चे मानते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है कि थीटा पर ये रेंज मैक्सिमम आए। ठीक है ना? क्यों? देखो, थीटा जो है, थीटा पर आपको एक्स की वैल्यू, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 पर आपको एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है? क्योंकि देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है। तो देखो, यहाँ पे अपन इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे आप ट्रेजेक्ट्री टू को कंसीडर कीजिए और ट्रेजेक्ट्री थ्री को कंसीडर कीजिए। ट्रेजेक्ट्री थ्री जो है वो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री वाली ट्रेजेक्ट्री है। ट्रेजेक्ट्री टू जो है वो थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री वाली ट्रेजेक्ट्री है, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में भी दिखा रखा है। ठीक है, अब देखो, ये जो थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री वाली ट्रेजेक्ट्री जो है टू, इसमें पार्टिकल जाते वक्त तो नहीं लेकिन लौटते वक्त पॉइंट बी से गुजरेगा। जबकि आप देखो, ये जो पॉइंट, ये जो ट्रेजेक्ट्री थ्री है जो कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री वाली ट्रेजेक्ट्री है, वो तो जस्ट इसको टच करके ही निकल जाएगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट है, लेट्स से इसको अपन अगर सी नाम दे दें, तो सी जो है उसके लिए करस्पॉन्डिंग एक्स मैक्स, मतलब एक्स की वैल्यू कम आएगी ना बी के कंपैरिजन में। यानी कि आप एक थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 45 डिग्री कैसे निकाल सकते हो, जिसके लिए एक्स की वैल्यू 45 डिग्री के कंपैरिजन में जो एक्स की वैल्यू आएगी उससे ज्यादा आएगी। है कि नहीं? तो ये एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को इन जनरल ये बात पता नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये पूरा डायग्राम बना करके यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। इनफैक्ट अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद में जब हम एक्स मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे वो 45 से ज्यादा आएगी। ठीक है, इसी के ऊपर मैंने एक और प्रॉब्लम भी डिस्कस की है। ये काइनेमेटिक्स 2D के सेक्शन में एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट इस वीडियो के, उसमें आप जाएंगे तो एक और प्रॉब्लम है। इस वीडियो के जस्ट एक दो पहले ही एक प्रॉब्लम मैंने और डिस्कस की है सिमिलर टाइप की, वहां पे भी इस बात को मैंने डिटेल में बताया है। तो आप चाहे तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपकी इस वीडियो की या फिर इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बात है। तो हालांकि कैलकुलेशन करने के लिए आपको पहले से ये सब चीजें पता होने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए जो भी मेथड आपको पता है, और उसके बाद में जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि पार्टिकल ऊपर जाते वक्त नहीं, लौटते वक्त टकरा रहा होगा इस लाइन से। लौटते वक्त जब इसको क्रॉस कर रहा होगा तब जाकर के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू को मैक्सिमम अगर आपको यहाँ पे करना है तो जाते वक्त नहीं, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट से जब वापस लौट रहा होगा और इस लाइन को क्रॉस कर रहा होगा, तब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो हमको ये वाला ऐसा थीटा लेना होगा जिसके करस्पॉन्डिंग एक्स मैक्सिमम हो जाए। यहाँ पे देखो, हमको दिया हुआ है कि यू जो है वो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ये दोनों फिक्स्ड है। थीटा वेरिएबल है, और जो एक्स है उसको हमको मैक्सिमाइज करना है। ये हमने क्या किया, एक समरी फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ यू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, देन द टाइम फॉर विच द फाइटर प्लेन विल बी इन द डेंजर जोन विल बी, देखो वो क्या होगा, टी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स मैक्स अपॉन वी, ये हो जाएगा। और वी जो है वो है स्पीड ऑफ द फाइटर प्लेन। ठीक है ना? यानी कि हमको वी तो दिया ही हुआ ही है, हमको केवल चाहिए यहाँ पर एक्स मैक्स। अगर हमको एक्स मैक्स मिल जाए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। है कि नहीं? अब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं। टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू मेथड्स। एक तो मेथड है कैलकुलस वाला मेथड, दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड। ठीक है, तो इन दोनों मेथड्स को हम आने वाले पेजेस में देखने वाले हैं। तो पहला मेथड है कैलकुलस वाला मेथड। तो यहाँ पे हम करना क्या चाहते हैं, देखो यहाँ पर u जो है वो फिक्स्ड है, h फिक्स्ड है, थीटा वेरिएबल है, और ये जो x है हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। तो जहां से हम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं गोलियों को, जहां पे कैनन लोकेटेड है, मान लेते हैं वहां पे ये ओरिजन है, 0,0 है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर जाकर के मैक्सिमम ये बुलेट
हिट करेगी एच हाइट पर, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कॉमा एच। ठीक है, तो एक्स कॉमा एच को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में फिट कर देते हैं। हमको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये होती है, यहाँ पे 1 अपॉन ये जो सेकंड टर्म है वहां पे 1 अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा आता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया न्यूमरेटर में ले जाके, और सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan² थीटा ले दिया। तो यहाँ पे हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। फिर हमें क्या करना है इसके अंदर कि एक्स को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि dx/d(tan θ) विल बी इक्वल टू 0। अगर आप इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे आपकी कैलकुलेशन, तो बेटर है कि आप इसको tan थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये सिंपल पड़ेगा आपको। मैं होप कर रहा हूँ कि आप बेसिक कैलकुलस जानते हैं, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन आएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके इसमें tan थीटा की ये वैल्यू आ जाती है u²/gx। इसको हम बोल रहे हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो tan थीटा की जब ये वैल्यू होगी तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम इस 1 और 2 इक्वेशन को जब यूज कर लेते हैं और ये सारा डेटा जो हमको दिया हुआ है इसको हम यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास में मैक्सिमम जो एक्स की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 500√2। ये वो मैक्सिमम एक्स है जहां तक एक गोली जा सकती है 200 मीटर की हाइट पर। ये ये जो पॉइंट बी है ना, इसको मैं एक और यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट कर देता हूँ। लेट्स से ये वाला पॉइंट जो है ये डी है। तो डी से लेकर के बी तक की दूरी जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है 500√2 मीटर। ठीक है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा फिर वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x max/v। ये हमने कंसेप्ट पहले ही डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आप डेटा पुटअप करते हैं तो आपके पास में आ जाता है 2√2 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैलकुलस वाले मेथड से हमने टाइम निकाल लिया, 2√2 सेकेंड्स आ गया, है कि नहीं। अब देखो इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमको पता है कि ये जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसको हम एक्स में भी क्वाड्रेटिक कंसीडर कर सकते हैं और इसको हम tan थीटा में भी क्वाड्रेटिक कंसीडर कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड ये कहता है कि अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके अगर हमको अगर रियल रूट्स चाहिए तो उसके डिस्क्रिमिनेंट को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर सकते हैं। वहां से हमको एक इनइक्वालिटी मिलती है जिससे आप लोग मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो क्वाड्रेट ये हमारे पास में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अवेलेबल है इसको हम tan थीटा में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो अगर आप इसको tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। देखिए यहाँ पे मैंने कोई नया काम नहीं किया है, जो हमारी ओरिजिनल जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है इक्वेशन 1, इन्हीं टर्म्स को रीअरेंज करके ऐसे अरेंज कर दिया है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को tan थीटा में क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे हमको थीटा की कोई ना कोई रियल वैल्यू तो चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। थीटा की रियल वैल्यू चाहिए हमको, है कि नहीं। तो अगर हमको थीटा की रियल वैल्यू चाहिए यानी कि tan थीटा की भी रियल वैल्यू चाहिए, और tan थीटा की इस इक्वेशन से रियल वैल्यू कब आएगी, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि d शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड b² - 4ac शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम b² - 4ac को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है ना, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट पता होंगे। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको डेटा पुटअप करने पे u = 100, h = 250, आपको ये वैल्यू आ जाती है x << <2 ये वैल्यू आ जाती है। मैं होप कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, कंसेप्ट तो क्लियर ही है। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, ये यही वैल्यू आएगी। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कितनी आ जाएगी 500√2, और हमको पता है टाइम जो होगा वो 2 टाइम्स x max/v के बराबर होगा, है कि नहीं। और v की वैल्यू हमको 500 दी हुई है, यानी कि टाइम ऑफ जो टाइम रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2। यानी कि इतने टाइम के लिए फाइटर प्लेन जो होगा वो डेंजर जोन में होगा। इतने टाइम के लिए वो कहां से कहां तक होगा ये मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। इतने टाइम के लिए फाइटर प्लेन ए से बी के बीच में ट्रैवल कर रहा होगा। इस डायग्राम आप देख सकते हो, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में वो डेंजर जोन में होगा, क्योंकि ए से बी के बीच में ही एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वाई एक्सेस से। ठीक है ना, तो ए से बी के बीच में उसके फाइटर प्लेन के गोली लगने की संभावना चालू हो जाएगी। तो ए से बी के बीच में ही वो डेंजर जोन में होगा, और ए से बी के बीच का जो टाइम पीरियड है वो हमने निकाल लिया 2√2 सेकेंड्स। और ये दो मेथड से हमने निकाला है, पहला तो था कैलकुलस वाला मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स को ये कैलकुलस वाला मेथड तो पता होता है पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड नहीं पता होता। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड है स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी आपको आना चाहिए। आगे जाकर के कुछ आप ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देखेंगे इस चैनल पे जो मैं डालूंगा, तो उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस लानी होती हैं।
जो कि कैलकुलस से आएंगी ही नहीं, वहां पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये भी आना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस ला सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपकी एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अब देखिए, ये जो 45 डिग्री एंगल वगैरह की जो मैं बातें यहाँ पे आपको बता रहा था, तो आप करके देखना। और यहाँ पे जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे एक्स की वैल्यू रख करके, तो वो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 45 आएगी। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैक्सिमम लोग इसको, मैक्सिमम तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कई लोग इसको कर भी लेते हैं, पर इस तरह की डिटेल्ड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के साथ में नहीं कर पाते हैं। तो इस चैनल का और इस वीडियो का यही पर्पस था कि हमारी एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।